Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is frauds in accounts payable. क्या बात करने वाले हैं आज? आज हम बात करेंगे कि ये जो फ्रॉड हो रहे हैं ना, ये जो नुकसान हो रहा है कहाँ पर, जब हम पेमेंट करते हैं सप्लायर को, जब पेमेंट कर रहे हैं एक्सपेंसेस के लिए, जब पेमेंट कर रहे हैं टुवर्ड्स सैलरी, तो बस कंपनी का पैसा किस तरीके से बर्बाद हो रहा है, बुरी तरीके से, जबरदस्त तरीके से वो खराब हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर ना तीन ऐसे मिथ अवेलेबल हैं जो हमने ना कहीं अपने मन में मान के रखे हुए हैं। मिथ मतलब कि हमारे दिमाग के अंदर ऐसी अवधारणा है कि देखिए, पहला तो फ्रॉड तो देखो जी, हमारी कंपनी में तो हो ही नहीं सकता। क्लैरिटी है, हमारी कंपनी तो पूरी तरह से कंट्रोल में है, हम खुद देख रहे हैं, तो हमारी कंपनी में फ्रॉड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्यों नहीं हो सकता? फ्रॉड नहीं हो सकता मेरी कंपनी के अंदर, ये सबसे बड़ा मिथ है। और दूसरा मिथ क्या है? देखो, मेरे कम से कम इम्प्लॉय तो फ्रॉड नहीं कर सकते। जिस तरह से हमारा कंपनी के अंदर परिवार है, जिस तरीके से हमारी मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशन होती हैं, और जो कल्चर है हमारी कंपनी के अंदर, एटलीस्ट हमारी कंपनी में इम्प्लॉय तो कभी भी फ्रॉड नहीं कर सकते। ये दूसरा मिथ है। और तीसरा, तीसरा क्या है कि देखिए, ऐसा है कि हमारी कंपनी ऐसी है जहां पर ना अकाउंट्स पेबल का सिस्टम एस्टेब्लिश है। और इस तरह से एस्टेब्लिश है, इस तरीके से एस्टेब्लिश्ड है कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी गई है सभी के अंदर। और हाँ, कुछ पुराने इम्प्लॉई हैं जो बहुत ही ईमानदार हैं जी, 10 10 12 12 सालों से लगे हैं जी हमारे साथ में, हम तो एक परिवार की तरह है। और वो इम्प्लॉई अल्टीमेटली जब पेमेंट्स करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, वो तो कर ही नहीं सकते जी, उसको तो छोड़ो, बाकी सारी की सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटियां बटी हुई है। तो वो सीनियर लोग तो ऐसा नहीं करते। ये तीनों के तीनों मिथ हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूं कैसे ये तीनों के तीनों मिथ साबित हो जाएंगे। खास तौर पे जो तीसरा मिथ है सीनियर एम्प्लॉय वाला, वो एक केस स्टडी आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, तो आपकी आंखें खुलने वाली हैं उसके द्वारा। तो अब जरा समझ के चलते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और आज के टॉपिक के अंदर हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि वो लिस्ट कौन सी है जो आमतौर पे फ्रॉड हो जाते हैं कहाँ पर, अकाउंट्स पेबल के अंदर। सबसे पहला, फेक इनवॉइस। देखा गया है कि नकली इनवॉइस, नकली इनवॉइस का मतलब यह हुआ कि ना तो कंपनी ने कोई गुड्स ली, ना कोई सर्विसेज ली, मतलब कि हमने कुछ लिया ही नहीं, वो सिर्फ बिल डल रहा है। सिर्फ और सिर्फ बिल आया और पेमेंट हो गई। वो क्यों पेमेंट हो गई? इसलिए हो गई क्योंकि देखो, इतना सामान कंपनी में आ रहा है, पता नहीं क्या क्या परचेज कर रहे हो, मटेरियल परचेज कर रहे हो, पैकिंग मटेरियल परचेज कर रहे हो, और दुनिया जहान के खर्चे हैं। अब सबकी पेमेंट कैसे होती है? पेमेंट ऐसी होती है कि परचेज का बिल आता है, कंप्यूटर में चढ़ता है, और उसके बाद पेमेंट हो जाती है। किसके बेस पे हो रही है? मोस्टली परचेज के बिल के बेसिस के ऊपर हो रही है। अब इतने बिलों में जो घर के ही लोग, यानी कि कंपनी के ही लोग जो मिले हुए हैं, और उन्होंने अगर कंपनी से पैसा निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो इतने बिलों के अंदर एक आधा बिल भी चढ़ा के उसकी पेमेंट कर देंगे, यानी कि ना गुड्स आई ना सर्विसेज आई, और पेमेंट निकल गई। तो जगमोहन बचे कैसे? देखो, बचने के लिए बड़ा सीधा सा तरीका है कि ये जो बिल कोई ऐसी कंपनी में डाल के पैसे निकाल जाता है ना, तो हमेशा हमें अपनी कंपनी के अंदर परचेज ऑर्डर सिस्टम, परचेज ऑर्डर सिस्टम को फॉलो करना ही करना है। सभी परचेजेस के लिए पीओ सिस्टम है, और सभी एक्सपेंसेस के लिए ई पीओ सिस्टम है, एक्सपेंस परचेज ऑर्डर। यानी कि परचेज ऑर्डर कौन बनाता है? एक एक रिक्विजिट पर्सन, इंटरनल रिक्विजिट, यानी कि डेलीगेटेड पर्सन, जिसको डेलीगेट किया है, तो वो परचेज ऑर्डर बनाता है, जिसके अंदर रेट होता है, क्वांटिटी होती है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखी होती है परचेज ऑर्डर के अंदर। और जब भी पीओ बनता है तो पीछे से ट्रिगर होता है, यानी कि कोई ना कोई रिक्वेजिशन आई थी। तो कल को कोई नकली इनवॉइस, फेक इनवॉइस डालने की कोशिश भी करेगा, तो ऑडिट के दौरान या किसी की ना किसी रास्ते से पकड़ा तो जाएगा ही ना कि इसकी रिक्वेजिशन दिखाओ, कहाँ पर है, किसने मांगा।
क्या प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको रिपीट परचेज ऑर्डर करने पड़ते हैं, कौन सी पीएमएस लगी है, कौन सी रिक्विजिशन है, किसने मांगा, एडमिन ने मांगा या फिर एचआर डिपार्टमेंट ने मांगा, ये प्रोडक्शन वालों की, ऑपरेशन वालों की, किसकी रिक्वायरमेंट थी जिसके बेसिस के ऊपर माल आ रहा है। तो रिक्विजिशन थी, तो क्या बना, परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर के बाद फिर वहां से जब वो एक्चुअली मटेरियल रिसीव होता है तो जीआरएन होती है। जीआरएन के बाद क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है। क्वालिटी इंस्पेक्शन के बाद जिसने रिक्वेजिशन की होती है वो पोर्टल पे जाके, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन ही रिक्वेजिशन आती है, ऑनलाइन ही उसके अंदर एक प्रोसेस तो है। तो एटलीस्ट जब कंपनी के अंदर रिक्वेजिशन से लेके, पीओ से लेके, जीआरएन से लेके, क्वालिटी से लेके, बिल पेमेंट अप्रूवल का सिस्टम, मेकर चेकर, फिर पोर्टल के ऊपर डलना, ये सिस्टम होगा तो कहां से चढ़ जाएंगे फेक इनवॉइस। तो फेक इनवॉइस कहाँ कहाँ पे चढ़ रहे हैं, सिर्फ वहां पर चढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा जहां पर पेमेंट ही बिल के बेसिस पे होती है। कहते पेमेंट करनी है, अच्छा बिल नहीं आया, बिल दो। कहते यार ये बड़ा आसान है बिल दो, बिल दो, बिल दो। फैक्ट्री में काम होता है जो कि बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है, जो कि मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है, जो कि नारायण इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है, जो कि हरिद्वार में है, जो कि जम्मू में है, सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं। और पेमेंटें सारी सेंट्रलाइज्ड अकाउंट डिपार्टमेंट से होती है। कैसे करता है अकाउंट डिपार्टमेंट पेमेंट, परचेज का बिल आता है, चढ़ता है और पेमेंट हो जाती है। अब इतनी हजारों पेमेंट्स के अंदर नकली पेमेंटें हो भी रही हों तो क्या पता। लेकिन हमारे पास तो तीन मिथ है ना, हमारी कंपनी में ऐसा हो नहीं सकता हमारे इम्प्लॉई ऐसा कर नहीं सकते। हमारे तो कुछ ऐसे सीनियर इम्प्लॉई हैं जिनके होने से ना हमें पूरा भरोसा है कि हमारी कंपनी में ऐसा हो नहीं सकता। तीनों विश्वास टूटे हैं, बार बार टूटे हैं, लगातार टूटे हैं। तो इसका जवाब क्या है, सिस्टम ही है। आप कह रहे हो कि जगमोहन समझ गए, दूसरा बताओ। दूसरा है डुप्लीकेट इनवॉइस। दो दो बार पेमेंट हो रही है। क्या हुआ कि जिसने कंपनी में फ्रॉड करना होता है ना, तो वो अपना नॉर्मल कोर्स में पहला सही वाला बिल भेजता है, बिल भेज दिया, और उसके बाद ना फॉलो करता है कि वैसा पेमेंट नहीं आई, 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 पेमेंट नहीं आई। तो वो सामने वाली पार्टी को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अभी ना, अभी अप्रूवल में है, अभी प्रोसेस में है, अभी चेक साइन होना है, तो अभी उसकी पेमेंट नहीं हो रही। तो यहाँ पर जो है ये लोग उस चीज का फायदा उठाते हैं, जो डिले करने वाले हैं ना, क्या तू मेरी पेमेंट डिले कर रहा है ना, अब देख तेरी कंपनी से ना डबल पेमेंट निकलवाऊंगा मैं कैसे, उसने क्या किया कि अब पेमेंट तो उसकी टाइम पर आई नहीं, और जबकि उसका परचेज का प्रॉपर बिल गुड्स के साथ जीएसटी लग के प्रोसेस हो ही रहा था। अब ये क्या किया, इसने एक और बिल जनरेट किया, उन्हीं सर्विसेज का एक और बिल जनरेट किया। लेकिन इस बार उसने जो उन्हीं सर्विसेज का या गुड्स जो सप्लाई की थी, जो बिल जनरेट किया ना, उसका सीरियल नंबर चेंज कर दिया, उसकी डेट वही रखी, उसका सीरियल नंबर चेंज कर दिया, इनवॉइस नंबर डिफरेंट है। अब वो ये इनवॉइस लेके सीधा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के कमरे में घुस गया। कहता सर क्या बात है, इतना टाइम हो चुका है, मटेरियल सप्लाई किया हुआ है, ये वो कर करा के ना उसने ऐसा माहौल क्रिएट किया। और या उसको पता था कि मुझे किस पर्सन के थ्रू रूट करना है, तो उसने अपना बिल उस सीनियर पर्सन के रूट थ्रू किया। उस सीनियर पर्सन ने, आमतौर पे मार्केटिंग वाले ही होते हैं, सेल्स वाले ही होते हैं, तो सेल्स हेड को जाके बिल पकड़ा दो। सेल्स हेड वाला जाके सीधा अकाउंट डिपार्टमेंट में देता है कि इसकी पेमेंट नहीं की अभी तक आपने, यार कमाल होगी, हम अगला मार्केटिंग की कैंपेन रन करनी है, अगली सेल की कैंपेन रन करनी है। अब जिसने फ्रॉड करना है ना, वो दूसरे वाला बिल जो बाहर का बंदा था उसने दिया, या तो एमडी ने कहा चलो ये पकड़ो बिल, इसकी पेमेंट करो, प्रायोरिटी पे करो, अभी करो, चलो चाय पीते हैं, वहां चाय पी रहे हैं, या फिर वहां बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, और उधर से अकाउंटेंट ने गया परचेज का बिल चढ़ाया, चढ़ा के पेमेंट कर दी। अब वो पेमेंट लेके अपना मस्ती से बैठ गए। अब जो ओरिजिनली जो नॉर्मल कोर्स के अंदर बिल आ रहा था, वो तो किताबों में चढ़ा ही हुआ था। ये वाले बिल की या तो उसने एज ए एडवांस पेमेंट ले ली थी, जो नया बिल लेकर गया था कि अभी ये सिस्टम में चढ़ेगा, या उसकी भी एंट्री चढ़ा के पेमेंट ले ली थी, लेकिन पिछला बिल तो प्रोसेस के हिसाब से चल ही रहा था ना। तो पता लगा 7 8 10 दिनों के बाद उसकी भी पेमेंट आ गई। अब ये जो वेंडर है ना, उसको यहाँ की कमजोरियों का पता लग रखा है, उसने कहा कि बस ठीक है। वो 2 साल तक डबल डबल पेमेंट वहां से निकलवाता रहा कंपनी से, कभी छोटे अमाउंट की, बड़े अमाउंट की, कभी करके, बस एक ही तरीका होता था, जाना और किसी तरीके से सिस्टम के अंदर दो बिल प्लेस कर देना। उसके बाद तो उसने एक तरीका ही बना लिया। वो क्या कहता था कि वो जो जो नॉर्मल कोर्स में उसने माल भेजना, वो हमेशा चालान पे भेजना, नॉर्मल कोर्स में बिल जो है चालान पे भेजना,
और जीएसटी का बस वो ई वे बिल बना देना आजकल की बात करें तो, 1 अप्रैल 2017 के बाद। लेकिन जो नकली वाला बिल था ना वो पहले भेजता था, और असली वाला बिल जो है वो बाद में भेजता था। तो वो हमेशा एक दो बिल लगा के ना कंपनी के सिस्टम ट्राई करता रहता था। अब उस वेंडर को पता लग गया कि यार ये कंपनियों में तो झोलमाल है, उसने फिर बाकी जगह पर भी जो है डबल करना शुरू किया। कहता यार ये सही है, एक के बराबर का माल सप्लाई करो, कंपनियों में सब अंधे गूंगे बहरे सब लगे हुए हैं, चल धक्कम पेली के अंदर पेमेंट कर पेमेंट कर, बिजी इतने हैं, बिजनेस ओनर इतना बिजी, अकाउंटेंट ओवर ऑक्यूपाइड है। इसी चीजों का फायदा उठाने के लिए कुछ बाहर के लोग जो है ना लगातार लगे हुए हैं। खास तौर पे ये गुड़गांव में कैब की कंपनियां होती है ना, उसके बारे में तो ऐसी बहुत कंप्लेंट आई है, ट्रांसपोर्ट के बिल चल डबल डबल, फ्रेट के बिल चल डबल डबल, इस तरह से भी चीजें हो रही हैं। जरा सावधानी बरतो, ये क्या हो रहा है। यानी कि हमेशा क्या होना चाहिए, एक अकाउंट पेबल शीट जनरेट होनी चाहिए जो सिस्टम से जनरेट होनी चाहिए, और बस पेमेंट होनी है तो अकाउंट पेबल शीट के बेसिस पर ही होनी है। ऊपर से चाहे एमडी की रिक्वेस्ट आ जाए, ऊपर से चाहे कहीं से कोई प्रेशर प्रेशर दे, जो भी बिल आए उसको पकड़ो रखो साइड पे, जो प्रोसेस के हिसाब से अकाउंट पेबल शीट के हिसाब से मेकर चेकर के हिसाब से पेमेंट चल रही है ना, बस वही पेमेंट करनी है, वही पेमेंट करनी है, वही पेमेंट करनी है। और पार्टी के जो लेजर अकाउंट है उसको क्वार्टरली बेसिस पे रिकनसाइल करना है। मंथली चाहे स्टेटमेंट भेज दो, कहीं तो पकड़ा जाएगा ना, कोई तो देख पाएगा उसको। और कंपनी में ऑडिट का सिस्टम होना चाहिए जो कि ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर अकाउंट पेबल सिस्टम का ऑडिट करते रहे। डर होगा ना कंपनी के अंदर तो ये चीजें बंद हो जाएंगी। तीसरा तीसरा सुनो, तीसरा सुनो, तीसरा है किक बैक। अब ये किक बैक क्या होता है, ये बड़ी मजेदार चीज है। किक बैक ये बड़ी प्रिविलेंट फ्रॉड हो रहा है आज की डेट में, गवर्नमेंट में भी हो रहा है और प्राइवेट के अंदर भी हो रहा है, और सभी को पता है हो रहा है, और सभी ने आंखें बंद की हुई है। किक बैक के लिए तो कंपनी के अंदर कंपनी के बड़े बड़े ओनर जो हैं, डायरेक्टर है, सीईओ है, वही वही अपने सेल्स वालों को बोल रहे हैं कि अरे माल सप्लाई करना, देख उसका परचेज ऑफिसर कितने पैसे लेता है। किकबैक का मतलब है कितनी कमीशन लेता है, कितनी रिश्वत लेता है। तो भैया जब हम अपनी सेल्स टीम को इंकरेज कर रहे हैं कि सामने वाले के परचेज वाले को थोड़ी बहुत कमीशन दे के किसी तरीके से तो पेल माल वहां पे, उसी तरीके से हमारी कंपनी में भी तो हो रहा हो सकता है, नहीं हो रहा हो सकता। किक बैक एक ऐसी दो धारी तलवार है, जो जो लोग बाहर दे रहे हैं ना, उधर उधर इनके भी किक बैक जा रहे हैं परचेज के अंदर। अब किक बैक के अंदर सबसे पहले जब गवर्नमेंट की बात करें, सुनने में ऐसा आया है कि बगैर कमीशन दिए, हाँ जी, बगैर कमीशन दिए टेंडर पास ही नहीं होते। ऐसा सुनने में आया है कि बगैर किकबैक के फाइलें आगे पास ही नहीं होती हैं। और ना जाने कैसे कैसे लोग कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर। हालांकि सुना ही है मैंने ऐसा, सच्चाई ऐसी होगी नहीं, ऐसी सच्चाई होगी नहीं, क्योंकि उससे बचने के भी बहुत सारे तरीके हैं। गवर्नमेंट के चार्टर में कहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हमने अपनी कंपनी की क्रेडिबिलिटी और एलिजिबिलिटी इतनी बड़ी बना ली है कि जितने भी टेंडर आते हैं वो हमारी क्रेडिबिलिटी और एलिजिबिलिटी के बेसिस के ऊपर आते हैं, तो किकबैक का सवाल पैदा ही नहीं होता। चलो इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, जरा प्राइवेट सेक्टर की बात कर लेते हैं, वो तो कंट्रोलेबल है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर मैं एग्जांपल देता हूँ। बिजनेस ओनर ने अपने अकाउंटेंट को बोला कि देखो जी, ये जो हम ट्रांसपोर्टर की पेमेंट करते हैं ना, तुम देखो ये ट्रांसपोर्टर के सिस्टम के अंदर हम किस तरह से बजट बना सकते हैं, किस तरह से कॉस्ट को कम कर सकते हैं, किस तरह से रेट को नेगोशिएट कर सकते हैं। चलो एक काम करो, कुछ किया करो, सारा दिन परचेज सेल की एंट्री करते रहते हो, चलो आप जो है ट्रांसपोर्टर से बात करो। अब वो अकाउंटेंट डेढ़ से आना, अकाउंटेंट डेढ़ से आना, तो उसने जो है ट्रांसपोर्टर बुला लिए एक दो, उसमें से एक ट्रांसपोर्टर कहता है कि भाई साहब ऐसा है, आपको क्या मिलना है, आपको तो इसी काम पे लगा रखा है ना सर ने, कि आप जो है बजट के हिसाब से खर्चा बचा के रेट वगैरह ठीक कराओ। एक काम करते हैं, मार्केट में रेट है 10 रुपए का, राइट, तो तुम मेरा यहाँ पर टेंडर पास करा दो 9 रुपए का, मेरा करा दो 9 रुपए का, बाकी ये सब बेकार है जो लोग आ रखे हैं, 9 का करा दो, लेकिन 8 रुपए चाहिए मुझे, बीच में 1 रुपया अकाउंटेंट साहब आपका, बस कंडीशन एक ही है कि पास करा दूं। दूसरा, जब भी पेमेंट आए तो बस पेमेंट समय पे मेरी निकलवाते रहना, 1 रुपया आपका। जैसे ही आप मेरे को पेमेंट का चेक करोगे तो मुझे बाहर मिल लेना हल्दीराम के पास शाम को 7:30 के बाद, बस वहां पे पाव भाजी बैठ के खाएंगे। और जिस दिन पेमेंट आएगी सेम डे पाव भाजी भी मेरी तरफ से, स्पंज रसगुल्ला भी मेरी तरफ से,
और जो पेमेंट तुम करोगे उसी समय उसी शाम को कैश भी तुम्हारा, क्या बचता होगा तुम्हें, क्या बचता होगा? तो बस हो गया काम। अब उसने कर दिया 9 रुपए के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट, और मनी मन में अकाउंटेंट समझा रहा है वो ठीक है, वो 10 रुपए की चीज थी, मैंने 9 में तो कराई है, अगर एक कंपनी को फायदा कराया तो एक मैं भी ले सकता हूँ। तो ये किक बैक वाली ये जो साइकोलॉजी है ना, ये साइकोलॉजी बहुत ज्यादा चल रही है, कि लोग कह रहे हैं कि कंपनी का भी फायदा आधा करा दो, आधा अपना भी करा दो। इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ है कंपनी का कल्चर, यानी कि वैल्यू सिस्टम। आपको अपनी कंपनी के वैल्यू सिस्टम, ऑथेंटिक जो भी वैल्यू सिस्टम है आपके, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, टाटा का नाम आते ही ट्रस्ट आता है ना, वो वैल्यू सिस्टम ना केवल दीवारों पे लिखने पड़ेंगे, बल्कि उन वैल्यू सिस्टम के अराउंड में ट्रेनिंग होगी, बल्कि उस वैल्यू सिस्टम के अराउंड में जो है आपको बहुत सारा काम करना होगा अपनी कंपनी के अंदर, कि ये जो मिथ्या भावना पैदा हो जाती है ना एम्प्लॉय के अंदर, कंपनी तो बड़ी अग्रेसिव है जी, कोई नहीं हम फायदा ही करा रहे हैं, वो सब बंद हो जाएंगी चीजें कल्चर के द्वारा, वैल्यू सिस्टम के द्वारा। तो उस केस के अंदर अपने यहाँ पे विसल ब्लोअर आ जाएंगे, जब कंपनी में इस लेवल की चर्चाएं आ जाएंगी, 360 डिग्री रिव्यू करने की अथॉरिटी दी जाएगी। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में भी बता सकता है, सीक्रेट कल्चर के अंदर आप सुजेशन दे सकते हो कंपनी की बेहतरी के लिए। तो कंपनी में ये वाला कल्चर जो है वैल्यू सिस्टम वाला, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको डेवलप करना होगा, तभी उनके मन की इन कीड़ों को मार पाओगे, कि कंपनी का भी फायदा मेरा भी फायदा। एक तो हो गया वैल्यू सिस्टम। दूसरा हो गया कि खाली एक पर्सन कैसे ट्रांसपोर्टर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करके फाइनल कर रहा है कि 9 रुपए ठीक हो गया। जो भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे भी कॉन्ट्रैक्ट हो जो ट्रांसपोर्टर के साथ फाइनल होते हैं, एक बार तो एक कमेटी में या कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पास एक टेलीफोनिकली जूम वाली बात होनी चाहिए, जिसके द्वारा वो रैशनल तरीके से कंपैरेटिव चीजों को देख पाए और फीडबैक ले पाए। तो एक अकेला बंदा ना नहीं होना चाहिए, कम से कम इस तरह के अप्रूवल के लिए जहां पर लॉन्ग टर्म पेमेंट करनी होती है तो तीन होना चाहिए। एक बंदा फ्रॉड कर सकता है, दो बंदे आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं, लेकिन तीन अगर डिफरेंट लेवल होंगे ना, तो वो बड़ा मुश्किल हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करना है, एक ही बंदा कैसे कर रहा है, और एक बंदा कैसे कर रहा है, और अकाउंटेंट जो है वहां पर स्पंज रसगुल्ले साथ में शाम को किक बैक ले रहा है। तो किक बैक की समस्या खत्म करने के लिए पहला क्या है आपकी कंपनी में? कल्चर, कि भाई गलत है ये। दूसरा मेरा वैल्यू सिस्टम। दूसरा, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे वो हमेशा 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 एक कमेटी के द्वारा अप्रूव किए जाएंगे, और जो भी किए जाएंगे उसका इंटरनल ऑडिट के सिस्टम के अंदर भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उसको वेरीफाई किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस के द्वारा, और जो सप्लायर है उनकी वेरिफिकेशन भी होगी, और उनका क्वार्टरली, वीकली, मंथली अकाउंट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी होगा। आप कह रहे हो कि इससे किकबैक कैसे बच जाएगा, लोग तो फिर भी कमीशनें देते रहेंगे। देखो, कमीशनें फिर भी लोग ऑफर करते रहेंगे, लेने वाले लेते चले जाएंगे, क्योंकि इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। कमीशनें आप भी तो दे रहे हो, तो ले भी तो रहे होंगे, आपका कौन सा पकड़ा गया? जो ये, अरे ओके आप कह रहे हो नहीं 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 हमारी कंपनी एकदम कल्चर वाली है, लेकिन आप मेरी बात समझ गए कि जो आपके एम्प्लॉई हैं, जब तक विसल ब्लोअर का सिस्टम, यानी कि आपने कंपनी में किकबैक को खत्म करने के लिए वैल्यू सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, और विसल ब्लोअर का सिस्टम कंपनी में कर दिया, कि इस तरह की कोई भी जानकारी प्राप्त होती है तो ना इसके ऊपर बड़े सीरियस एक्शन लिए जाएंगे, तो चाहे वो इम्प्लॉई हो कल का, तो चाहे वो इम्प्लॉई हो 20 साल पुराना, चाहे वो सीनियर इम्प्लॉई क्यों ना हो। एग्जाम्पल पता है ना आपको, उस होटल वाला मीडिया में भी आया था, उस कंपनी का, उस कंपनी का कौन, शेफ, मेन शेफ कंपनी का, उसके मन में लालच आ गया। तो उसने क्या किया, जब वो किचन से बाहर जा रहा था, तो कुछ किचन में से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट्स होते हैं चीजों के, कोई मशीन थी उसके छोटे छोटे पार्ट्स थे, तो उसने वो पेज खोले, निकाले, अपनी जेब में डाले, क्योंकि उसको बाहर सप्लाई करने थे। किसी की मशीन खराब हो गई होगी, उसने इसको बोला होगा तू 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख रुपए ले लियो, तेरी कंपनी में तो ठीक हो ही जाएगा। तो बोल दियो चोरी होगी वट एवर, लेकिन तुम हमें दे दियो। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने मेटल डिटेक्टर के द्वारा पकड़ लिया। अब शेफ को पकड़ा, अब इतना पुराना शेफ है, और इतना माना पर माना। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, वैल्यू सिस्टम वाली मैनेजमेंट थी, तो उसने एग्जिट कर दिया।
देखो ऐसा है, जब इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट करोगे ना, कि चाहे चोरी 1 लाख की हो, 50,000 की हो, 5,000 की हो, चाहे 5 करोड़ की हो, क्योंकि आज 5,000 की है ना, कल को 5 करोड़ की बनेगी। तो हमें अपनी कंपनी के अंदर एक दो राइट एग्जाम्पल सेट करके चलने पड़ेंगे। तो किक बैक को खत्म करने के लिए तरीका क्या है? वैल्यू सिस्टम है, एक दो एग्जाम्पल सेट करने हैं, कमिटी बैठी है जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है उसी को ही वो पास करती है, और अगर वो पीओ सिस्टम है, इंटरनल ऑडिट सिस्टम है, तो ये सारे के सारे करने बहुत जरूरी हो गए हैं, वरना आप तो दिन रात मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ। आज बॉम्बे में हो तो कल केरल में हो, तो परसों यूएस में हो, तो परसों फिर अपना भोपाल में हो, तो कभी कश्मीर में हो, तो पता नहीं भाग रहे हो भाग रहे हो, और पीछे जो है गड़बड़े हो रही हैं और पता भी नहीं लग रहा, और ये सब चीजें सिस्टम के अभाव की वजह से हो रही हैं। एक और ले लो, एक नहीं और देता हूं, बोगस वेंडर, बैंक ट्रांसफर ओनली। हो क्या रहा है कि हमारी कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा अकाउंट पेबल का फ्रॉड हो रहा है, जिसके अंदर जब अकाउंट पेबल की लिस्ट आएगी ना, उसके अंदर तो नाम सही होगा, नाम सही होगा, अमाउंट भी सही लिखा होगा, लेकिन जब उसको मेकर चढ़ाएगा और पेमेंट करेगा, तो वहां पर नाम फिर भी सही लिखेगा आरटीजीएस करने के टाइम के ऊपर, लेकिन अकाउंट नंबर ना बोगस डाल देगा। वो पहले ही कंपनी के मास्टर के अंदर उस बोगस वेंडर को ऐड कर लेगा, और जब पेमेंट करने की बारी आती है ना, तो उसका जो अकाउंट नंबर है डाल देगा, उसका आरटीजीएस का जो नंबर होता है ना, आईएफसी कोड, उसका डाल देगा। आप पेमेंट प्रोसेस करोगे, किताबों में एंट्री वही होगी कि हमने मेन पार्टी को पेमेंट की है, लेकिन पेमेंट निकल जाएगी दूसरे के अंदर। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम वाले ना आजकल उन्होंने वो वाला कंट्रोल खत्म कर दिया है कि नाम भी सेम होना चाहिए उनके रिकॉर्ड के हिसाब से, और अकाउंट नंबर भी सेम होना चाहिए। जब ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर होती है ना, नाम कोई नहीं देख रहा, मतलब बैंकिंग सिस्टम का जो इंटरनल सिस्टम है ना, वो नेम को इग्नोर करता है। क्योंकि बैंकों ने देखा कि कुछ लोग ना डाल देते हैं माइंड पावर पी एलटीडी, यानी कि माइंड पावर पी मतलब प्राइवेट, एलटीडी मतलब लिमिटेड, कुछ लोग डाल देते हैं माइंड पावर प्राइवेट लिमिटेड। जब आरटीजीएस का फॉर्म सही कराते हैं, ऑनलाइन भरते हैं, उन्होंने कहा छोड़ो ना, नाम को छोड़ो, नाम कौन टैली करता रहेगा, बस अकाउंट के डिजिट देखो, हाँ आईएफसी कोड देखो, वहां से पेमेंट निकालो। बस इसी चीज का फायदा अभी भी उठाया जा रहा है, ये अभी भी हो रहा है। उसका लेटेस्ट एग्जांपल है, एक हमारे क्लाइंट है यही वेस्ट दिल्ली के अंदर ही है, बड़ी कंपनी है। तो उसके अकाउंटेंट के मन में चोरी आ गई, उसने यहाँ द्वारका मोड़ के उस तरफ जो है एक बैंक में गया, कोई कोऑपरेटिव बैंक था, उस कोऑपरेटिव बैंक में 3 अकाउंट खुलवा रखे हैं, एक में वो प्रोप्राइटर है, एक में वो पार्टनरशिप बना रखी है, एक में उसने किसी और के साथ मिलकर पार्टनरशिप बना रखी है। 3 बैंक अकाउंट खुलवा लिए, करंट अकाउंट थे 3 खुलवा लिए कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, वो खुल जाते हैं आराम से। तो अब क्या करना है, पिछले 3 साल से, कितने 3 साल से ये फ्रॉड चल रहा था कि पेमेंट करनी तो कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 1 लाख, कभी 12,000, कभी 28,000, कभी वो खुद ही अकाउंटेंट था, खुद ही ठक ट्रांसफर कर देता था। अब इतनी पेमेंटें जा रही हैं। उस कंपनी में कमी क्या थी? नंबर वन, उस उन्होंने ना कभी सप्लायर कंफर्मेशन ली नहीं। जो अपनी किताबों में सप्लायर का बैलेंस आ रहा है वही सच है, जबकि मान लो जिसके नाम पर अगर पेमेंट चढ़ाई है उसको नहीं मिली है, तो डिफरेंस आएगा ना, कि हमारी बुक्स में अलग बैलेंस होगा, उसकी बुक्स में अलग बैलेंस होगा। कभी रिकंसाइल ही नहीं करते। दूसरी कमी क्या थी? उस कंपनी के अंदर ना बहुत सारे ऐसे क्राइटर्स खड़े हुए थे जिसके ओपनिंग बैलेंसेस खड़े हुए थे। तो वो क्या करता था, पहले पेमेंट तो मेन पार्टी के नाम पे बनाता था, लेकिन जब एक्चुअली पेमेंट होके उसके खुद में चली जाती थी, तो किसी ना किसी ओपनिंग क्राइटर्स के अगेंस्ट में पेमेंट को सेट कर देता था। क्या दिमाग है भाई तुम्हारा! 3 सालों में उसने तकरीबन तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए साफ कर दिए। पता कैसे लगा? पता जब लग गया, तो हमने जब 3 बैंक अकाउंट खोल के देखे ना, तीनों अकाउंटों के अंदर इसी कंपनी से 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे। सोचो, वो कह रही है कि पैसा कहाँ जा रहा है, समझ नहीं आ रहा, बच नहीं रहा, बच नहीं रहा। तो पता लगा घर में छेद है। पता पता कैसे लगा? कि हुआ क्या, कि उसके एक सप्लायर के वहां पर ना आग लग गई थी। अब वो सप्लायर ने इस ओनर को फोन किया था, वेस्ट दिल्ली वाले को, कि भाई साहब बड़ी दिक्कत हो गई है, कंपनी में ना आग लग गई है। तो इसने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। तो मैं आपकी ना, एक्चुअल फायर हो गई थी, तो मैं काम करता हूँ, आपकी जो पेमेंट होती है ना, तो वो मैं आपकी आज तक की जितनी भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट है वो अपनी कंपनी से क्लियर करा देता हूँ। चलो थोड़ा बहुत आपको पैसे मिल जाएंगे, और मैं थोड़ा सा एडवांस भी करवा देता हूँ आगे की सर्विस के लिए, चलो अपना काम तो सेट करो। तो देखो ये नेचुरल कैलेमिटी आपके ऊपर आ गई है, तो ऐसे करके उसने बोल दिया। अब इसी वाले के अंदर भी ये अकाउंटेंट भाई साहब ने ठक फ्रॉड कर दिया। अच्छा,
अब हुआ क्या, 6 महीने के बाद ये बिजनेस ओनर और वो सप्लायर, ये बिजनेस ओनर और वो सप्लायर मिले, किसी शादी में मिले। शाम का टाइम था, उसने पूछा और भाई साहब क्या है, वो पीछे 6 महीने पहले आग लगी थी आपकी फैक्ट्री के अंदर, तो अब सब ठीक ठाक हो गया है? कहता हाँ देखो भगवान की कृपा ही है, तो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है, लेकिन पहले जैसी वाली बात रही नहीं है, बड़ा ही बुरा हाल है, और किसी ने भी मदद नहीं की। इनफैक्ट मुझे आपसे तो उम्मीद थी कि आप थोड़ा बहुत तो कर ही दोगे, और आपने कहा भी था, लेकिन आपने भी मदद नहीं की। कहते क्या मैंने मदद नहीं की, मतलब क्या हो गया? मैंने तो उसी समय पेमेंट क्लियर करवाई आपकी, मैंने कुछ एडवांस भी कराया। कहते क्या बात कर रहे हो सर, मजाक कर रहे हो? तो उसके दिल पे लग गई बात ओनर के। तो क्योंकि शाम का समय था, ये कैसे हो गया, मैंने तो कराई थी, मैंने तो अप्रूवल भी दिया था उस समय, इसके पास पेमेंट नहीं पहुंची। वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जैसे वो ऑफिस पहुंचे, तो वहां पर उसने ना सीधा ही देखे खाते वाते खुलवाए, तो खाते वाते खुलवाए तो देखा है कि पेमेंट तो निकली हुई है। कहता पेमेंट निकली हुई है, लेकिन वो बंदा इतना शरीफ है, वो झूठ क्यों बोलेगा? तो फिर उसने बात की अपने सीए से, और बात की अपने मेन मेन बंदों से। तो कहते हैं कि एक काम करते हैं, अगर पेमेंट निकली है तो यार चेक करवाते हैं कि पेमेंट गई कहाँ पर है। तो बैंक में पता किया, उन्होंने कहा कि ये द्वारका मोड़ में कोई बैंक है, कोई कोऑपरेटिव बैंक है, वहां पर गई है। अब बस टीम बनी, कोऑपरेटिव बैंक में पता लगाया कि वो कौन है, किसके नाम पर है, पता लगा कि ये अकाउंटेंट साहब ही है उनके नाम पर है। अकाउंटेंट साहब गायब वो गायब हो गए, वो गायब हो गए। बस उसके बाद तो क्या था, हो गया काम। तो यार पूरे निकालो और कौन कौन सी पेमेंटें गई हैं, फिर पूरा का पूरा फोरेंसिक ऑडिट बिठाया, किस किस को कब कब पेमेंट होती है, इस वाले बैंक में कौन कौन से पैसे जाते हैं, इस बैंक में इस बंदे के नाम पे और कितने अकाउंट है। 3 अकाउंट निकल कर आए, और उसकी पूरी जब से अकाउंट खुले हैं तब से लेके स्टेटमेंट निकलवाई, उसके पार्टनर कौन है उसकी फोटोएं निकलवाई, वहां पर जो लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उनसे बात की, उनको बोला कि ये पंगा हो गया है। उन्होंने फिर उसके पिताजी को धर दबोचा, उस अकाउंटेंट को, उसके पिताजी को धर दबोचा और अपने घर में बिठाया विधायक साहब ने, और उसके बाद बोला कि बेटा जहां पर भी उसको बुलाओ, आज रात तुम नहीं जा रहे। अब उसकी माँ भी आ गई, उसका भाई भी आ गया, विधायक साहब बैठे हुए हैं। तो रात को 11 12 1 2 3 बज गए, बैठे रहो, अम्मी नहीं जा रहे, बैठे रहो फिर कहीं जाके नेक्स्ट डे वो कहीं यूपी में भाग गया था, वहां से वो ट्रेन करवाई, उसको वीडियो कॉल करवाई, फिर यहाँ पर आया। 3 4 दिन उसके पिताजी को वहीं पर ही कमरा दे के विधायक साहब के घर पर ही बिठा के रखा। एमपी थे वो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके बिठाया। फिर वहां पर आए, फिर आपस में सेटलमेंट हुई, उनकी कोई प्रॉपर्टी थी जो उसने ना इन्हीं पैसों से बनाई थी, अभी 3 4 6 महीने हुए थे। फिर वो प्रॉपर्टी बिकवाई, हालांकि वो प्रॉपर्टी विधायक साहब ने खरीद ली, चलो वो प्रॉपर्टी बिकवाई, उसके जो पैसे आए वो जो है इनको वापस किए। तो मान लो जितने का फ्रॉड था उसके 60 70% पैसे रिकवर हो पाए। बाकी कहते चलो यार ये कंसल्टेंसी फीस ही सही, चलो जो हुआ सो हुआ। तो हालांकि रिकवर 50 60% हो गया प्रॉपर्टी बेच के, बट देखो क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है नाम किसी का, अंदर किसी के। बचे कैसे बताया ना मैंने, मास्टर सिक्योर होने चाहिए, मास्टर्स वेंडर मास्टर सिक्योर होने चाहिए, अकाउंट नंबर उसी का ही होना चाहिए, उसका कैंसल्ड चेक या कोई डिटेल आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद फिर जब आप पार्टी को पेमेंट करते हो तो अकाउंट पेबल सिस्टम के हिसाब से पूरा वही वाली रिक्वेजिशन पीओ से लेके पूरा सिस्टम होना चाहिए। उस पार्टी के साथ में क्वार्टरली बेसिस पे रिकंसिलिएशन भी होनी चाहिए, इंटर ऑडिट भी होना चाहिए। देखो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। और देखो रीइंबर्समेंट फ्रॉड तो भारत में इतना कॉमन है, पूछो ही किसी को ना पूछो, कोई भी ट्रैवलिंग पे जाएगा पता नहीं कोई भी बिल बना बनू के पूरे करके रीइंबर्समेंट ले लेगा। इसलिए रीइंबर्समेंट नाम का चक्कर ही खत्म करो, कि मान लो तुम खर्चा कर लो बाद में बिल दे देना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, ये चक्कर खत्म कर दो, खत्म कर दो, खत्म कर दो। रीइंबर्समेंट के अंदर बस एक ही फार्मूला बना के चलो, कि आप ना आजकल जैसे पेटीएम हो गया, जैसे फोन पे हो गया, जैसे कि आजकल हेवा हो गया, जैसे कि आजकल ऑनलाइन पैटी कैश मैनेजमेंट के बड़े सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो आपने सेंट्रलाइज्ड ही करके उसके मोबाइल की ऐप के अंदर उतने पैसे उसको ऑथराइज कर देने हैं कि भैया कोई रिimbursement नहीं हो रही, यही मोबाइल पकड़ो, यहीं से ही जाकर पेमेंट करो, टक 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 टक, और बिल की स्कैन कॉपी साथ के साथ अटैच करो। कुछ ना रिimbursement कर रहे, सीधा डायरेक्टली एंड यूजर को पेमेंट करनी है, तुम्हारे मोबाइल के अंदर उतने पैसे हमने
तो मोबाइल में पैसे नहीं एलोकेट किए, हेवा जैसी ऐप के द्वारा उसको एलोकेट कर दिया जहां पेटी कैश की बात आती है, या यूपीआई के साथ में उसको लिंक कर दिया, चक्कर ही खत्म। जहां जहां पर आप ट्रस्ट करते चले जा रहे हो ना, अरे वो लोग वैसी वैसी रीइंबर्समेंट क्लेम कर रहे हैं जो कभी उन्होंने खर्च ही नहीं किया। होटल में ठहरेंगे नहीं, अपने रिश्तेदार के यहाँ पे ठहर जाएंगे, और बाद में बोलेंगे कि दूसरा तरीका क्या है, कि या तो फिर आप, सीधी सी बात है, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस की एक पॉलिसी निकाल दो कि तुम यहाँ से दूसरी जगह पे जा रहे हो, तो तुम्हारी तो भैया इतने की ही लिमिट है, इतने में पैसे मिलने हैं, तो ये कंपनी तुम्हें देगी। रीइंबर्समेंट का कोई चक्कर नहीं है, नहीं तो क्या होगा, नहीं नहीं जी क्लाइंट आ गए थे वहां पर, तो उसके साथ जाना पड़ा, तो रात को फिर मंगवानी पड़ी, और रात को फिर खाना भी करना पड़ा, तो उसके बेटे का बर्थडे भी था, तो फिर कंपनी अच्छा नहीं लगता, हमने उसका बिल हमने ही भर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, पता नहीं कौन कौन सी चीजें हम रीइंबर्समेंट के अंदर बर्बाद कर रहे हैं। ये अकाउंट पेबल का बहुत बड़ा फ्रॉड है। नेक्स्ट क्या है, अनऑथराइज्ड परचेज। ऐसा है, जब तक पीओ होगा ना तब तक कोई पेमेंट नहीं होगी। कंपनी के पुराने से पुराने, बड़े से बड़े, नए से नए, छोटे से छोटे, सभी अनऑथराइज्ड परचेज का फालतू फायदा उठा रहे हैं। वो बिल ला के अकाउंट डिपार्टमेंट में पकड़ा देते हैं, अपने पर्सनल में इस्तेमाल कर लेते हैं, और बोलते हैं ये जरूरी था, ये जरूरी था। अब मान लो एडमिन मैनेजर जैसा बंदा, या फिर परचेज हेड जैसा बंदा आपको ला ला के अकाउंट डिपार्टमेंट को परचेज के बिल दे रहा है, अरे भैया उसका रिक्विजिशन कहाँ पर था, यूटिलाइजेशन कहाँ पर थी, क्या हुआ? बस लोग लगे पड़े या पेलने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी आपकी के अंदर कोई एम्प्लॉय फ्रॉड नहीं करेगा, ऐसा है। ऐसा मौका ही क्यों देते हो? बहुत हो रहे हैं। ऑडिट जब हम करते हैं ना, तो ऑडिट में ऐसे बहुत बहुत सारे पॉइंट निकल के आते हैं। अनऑथराइज परचेज का क्या मतलब हुआ? पीओ नहीं था, वही कंपनी का एम्प्लॉई कह रहा है, कह रहा है कि ये जो मैं बिल आपको दे रहा हूं ना, ये मैंने कंपनी के लिए खरीदा था, चाहे उसको खुद ही कंज्यूम कर गया, या अपने घर पे लगा दिया, या सर्विस लेके पता नहीं ली थी, भगवान जाने नहीं ली थी, ये अनऑथराइज परचेज कहलाती है। और हम अकाउंट्स में भी, उसके इन्फ्लुएंस के अंदर भी, हम ओनर भी उसके इन्फ्लुएंस में आके हम बोलते हैं कि चल ठीक है यार, जो ये बिल दे पेमेंट कर दिया कर। लोग कहते हैं 5 10 20 50 हजार लाख 2 लाख कंपनी से निकालना बड़ा आसान है, बस अकाउंट डिपार्टमेंट वाले लल्लू पुल्लू से हैं, उनको बस अपनी रुतबा है हमारा, वो थोड़ा टोर से रहते हैं, ओए यार पकड़ परचेज का बिल ट्रांसफर कर। तो उसका भी करवा लेते हैं। तो यहां पर ध्यान देने की बात है, क्या कर रहे हो, इतने फ्रॉड आपकी आंखों के सामने हो रहे हैं, और आप कह रहे हो कि नहीं जी हमारी कंपनी में ऐसा नहीं होता। एक बार ऑडिट करवा के देखो तो सही। क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया ना, जो चिल्लाने वाले सप्लायर होते हैं ना, चिल्लाने वाले सप्लायर जो होते हैं, इसको अभी मैं छोड़ देता हूँ, जब वो मैंने ऊपर कवर कर दिया है, वो मैंने डुप्लीकेट बिल के अंदर कवर कर दिया है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिस कंपनी में सिस्टम्स नहीं है, छोटी कंपनियां हैं, वहां पर ही जी फ्रॉड हो रहे हैं, बड़ी कंपनियों में तो फ्रॉड होते ही नहीं जी, बड़ी कंपनी में तो सारे सिस्टम होते हैं जी, रिक्विजिशन होती है, ये होता है वो होता है। अरे अकाउंट पेबल के फ्रॉड वहां पर भी हो रहे हैं, लेकिन इतने बड़े हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा हो रहे हैं बिग कॉर्पोरेट के अंदर। सिस्टम के लूप होल निकाल निकाल के फ्रॉड हो रहे हैं, बिग कॉर्पोरेट्स के अंदर भी हो रहे हैं। आपकी कंपनी भी अछूती नहीं है अकाउंट पेबल के रिकॉर्ड से। एग्जांपल याद करो, कौन सा नाम याद आया? रीबोक इंडिया, 2012 की बात है। रीबोक इंडिया 2012 में कितना बड़ा फ्रॉड हुआ था। अरे वही रीबोक, जूते बनाने वाली कंपनी रीबोक, बात है 2012 की, वहां पर ये फ्रॉड निकल कर आया। अब कंपनी के दो सीनियर एम्प्लॉय क्या करते थे, उन्होंने क्या किया, कंपनी के जूते, कंपनी के वहां से निकला ट्रक, और वो ट्रक, मान लो 2 ट्रक निकले, उसमें से एक ट्रक उन्होंने कहीं अपने गुप्त बना रखे थे वेयर हाउस, वहां पे जाके कंपनी के जूते डाल दिए। चलो जी। अब देखा जाए, अगर कंपनी का एम्प्लॉय ही जो डिस्पैच को ऑथराइज कर रहा है, कंपनी का स्टॉक निकल रहा है, अब स्टॉक तो निकल गया, स्टॉक निकल गया, कंपनी के पास फिजिकली स्टॉक है नहीं, लेकिन किताबों में स्टॉक आ रहा है, क्योंकि उसने ट्रक निकलवा दिया, एक ट्रक निकलवा दिया, जब डिस्पैच हो रही थी साथ में समझ गया अब रीबॉक में क्या फ्रॉड हुआ, कि जूते निकाल दिए डिस्पैच के अंदर, और कहीं अपने अनऑथराइज जगह पे कर दिए, और वहां से बेच दिए, वहां से बेच दिए अपने वेयर हाउस से, और जो पैसे आए वो खा पी गए। और अब इसको कवर अप कैसे करें? इसको कवर अप करने के लिए वो क्या करते थे, सबसे पहले
जो डिस्पैच निकलता था ना, अब बाद में सारा किताबों का खेल था, अकाउंट का खेल था। वो दिखाते थे कि पिछले महीने में हमने 2+1 की स्कीम दी थी, तो ये जितना स्टॉक आउट करना है ना, वो 2+1 की स्कीम के अंदर स्टॉक आउट कर देना है। एक स्कीम, दो स्कीम, तीन स्कीम, चार स्कीम, यानी कि यहाँ डिस्पैच में माल निकालते जाओ, और जब महीना खत्म हो उसके बाद किसी ना किसी स्कीम के अंदर बोल दो वो खत्म हुआ था। तो उन्होंने कहा कि यार मतलब कि ये स्कीम से फ्रॉड करके ना ज्यादा टेस्ट नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, ज्यादा पैसे बन नहीं रहे हैं, थोड़ा और बढ़ाते हैं उसको। 8,700 करोड़ रुपए का फ्रॉड डिटेक्ट हुआ था। और आगे बढ़े, तो उन्होंने क्या किया कि अब स्टॉक तो निकल गया है, स्टॉक तो निकल गया है और बाहर भी चला गया है, और लेकिन लेकिन स्टैंड कर रहा है किताबों में, किताबों में स्टॉक है, फिजिकली है नहीं। अब उन्होंने एक लेवल और आगे बढ़ाकर ना परचेज के बिल डाल दिए अपनी कंपनी के अंदर, रीबॉक कंपनी के अंदर, रीबॉक इंडिया के अंदर परचेज के बिल डाल दिए। अब परचेज आएगी तो अपने आप स्टॉक किताबों में बढ़ जाएगा, और उतने ही अमाउंट के अकाउंट पेबल खड़े हुए हैं। उतने ही अमाउंट के पेबल खड़े हुए हैं। और जो सेल सेल जो उन्होंने उठा के माल बाहर भेज दिया था ना, उसके फेक सेल के इनवॉइस काट दिए। दोबारा समझो, सेल के बिल काट दिए, चल निकल, सेल के बिल काट दिए नकली। अब उसकी पेमेंट जब आनी है तो उसके अंदर डिस्काउंट की एंट्रियां डाल दी। उसके अंदर कोई होता नहीं है कि दिवाली पे स्कीम आई थी जी, काफी टाइम से इसका क्लेम रुका हुआ था, क्योंकि रीबॉक वाले क्या बोलते हैं कि वैसे 4,000 का शूज है, लेकिन आप दिवाली पे 1,800 का बेचो। लेकिन जो इनवॉइसिंग करते थे वो 4,000 रुपए की करते थे। कितने की करते थे? 4,000 रुपए की इनवॉइसिंग करते थे। और बाद में क्रेडिट नोट, डेबिट नोट आता है, जो इस फील्ड में है वो जानते हैं इस बात को। लेकिन उन्होंने कहा कि यार यहाँ पर भी बड़ा अच्छा सिस्टम है, ये जो हम बाद में क्रेडिट डेबिट नोट करते हैं, तो एक काम करते हैं कि जो डिफरेंस आता है किताबों में, नकली परचेज के बिल आने दो, उससे परचेज फिर ऊपर चली जाएगी, और फिर उसको ठक सेल में निकालो, और फिर बस माल बाहर निकलना चाहिए। किसी तरीके से रीबॉक के शूज जो बन बना के यहाँ पर आते हैं बाहर निकलने चाहिए। ये सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। तो एक बार बड़ी डील हो गई, जिसके अंदर अमेरिका वाली कंपनी ने जर्मन वाली कंपनी को रीबॉक का कोई मर्जर एक्विजिशन के अंदर राइट दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। फिर जो जर्मन से ऑडिटर आया ना, उसने ऑडिट करना शुरू किया, तो जब फिजिकल स्टॉक ऑडिट कर रहा था तो वहां पर उसको आभास हुआ। तो बस फिर क्या था, फिर तो पूरी लड़ी जुड़ गई। फिजिकल स्टॉक, डिस्पैचेस, कब डिस्पैच हुई, इस डिस्पैच का क्या हिसाब किताब है, ये डिस्पैच कहाँ पर जा रही है। तो वो करते 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 फिर तो जो है लड़ी से लड़ी जुड़ती चली गई, और रीबॉक जैसी कंपनी के अंदर 8,700 करोड़ रुपए का फ्रॉड निकलकर सामने आया। ये है हालत बड़ी अच्छी कंपनियों की। क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि मुझे जरा एक बार ऑर्गेनाइज तरीके से देखना है कि मेरी कंपनी में फेक बिल चढ़ चढ़ के पेमेंटें तो नहीं हो रही है, डुप्लीकेट इनवॉइस, डबल डबल पेमेंट तो नहीं निकल रही है, मुझे पता ही नहीं लग रहा, और कितनी कमीशनें बांटी जा रही है परचेज के ऊपर, बोगस वेंडरों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, रीइंबर्समेंट तो लोग भर भर के ले रहे हैं, और अनऑथराइज परचेज कर लिया, घर में इस्तेमाल, बिल डाल दिया कंपनी के अंदर। और छोटे नहीं, बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर अपने स्टॉक का मंथली फिजिकल के साथ टैली करके प्रोसेस को एकदम टिच रखना है, स्टॉक ऑडिट, इंटरनल ऑडिट करवाते रहना है। तो सुनो, सुनो सुनो, अगर आप कैश फ्लो कम्युनिटी में अभी भी एडेड नहीं हो तो मुझे व्हाट्सएप करो, ऐड मी इन कैश फ्लो कम्युनिटी, मेरे मोबाइल नंबर पे 9811269798 के ऊपर, ताकि मैं आपको कैश फ्लो कम्युनिटी में ऐड कर दूं। और आपको पर्सनलाइज आंसर कहाँ पर मिलते हैं? जैसे ऑनलाइन में जाते हो और वहां पर आपको पर्सनलाइज क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। और आप पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अब मुझे बता दो कि आज का सेशन कैसा लगा आपको, कैसा लगा आपको सेशन? डिड यू गॉट दी वैल्यू? आया मजा आज के सेशन के अंदर? इम्प्लीमेंट करोगे इसको? जो मेरे साथ लाइव है जरा फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ। और बाकी जो यूट्यूब वीडियो देखेंगे उनको तो खुद भी देख लो, ये वीडियो अपने अकाउंट में भी भेज दो, ये वीडियो अपने परचेज डिपार्टमेंट भेज दो, ये वीडियो अपनी कंपनी में हर किसी को भेज देना, ताकि एक ना अवेयरनेस क्रिएट हो जाए कि अब जो है ये हमारी नोटिस में है, किस किस तरह के फ्रॉड होते हैं, और कंपनी अलर्ट है, इंटरनल ऑडिट शुरू करा दिया आपने।
तो मृदुल जी कह रहे हैं कि जगमोहन भाई मेरे तो की टेक अवे ये है कि फ्रॉड हैपन बिकॉज वी हैव सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट बाय abdication, which we mistakenly think delegation. Even big and popular companies like Reebok India can also be victim. Team culture and value system is important. How to develop it, and also an employee need boost up in between too. New employee also join in between. What can be done so that these keep growing? देखो कंपनी का जो वैल्यू सिस्टम है ना, तो आपकी जैसे हर रोज प्रेयर होती है, आपकी मंथली बेसिस के ऊपर कोई इवेंट होता है, इस कल्चर को डेवलप किया जाता है, तो उसके लिए आपको मंथली क्वार्टरली एनुअल एक्टिविटी करनी होगी, जहां पर छोटे छोटे फ्रॉड भी होते हैं उसको हाईलाइट करके उन बंदों को एग्जिट करना होगा, और जो ओनेस्टी के एग्जाम्पल खड़े करते हैं उनको अवार्ड करना होगा, ताकि किक बैक के कल्चर से बचा जाए। ये कल्चर एक बहुत डीप चीज है मेरे भाई। कीप ए सिस्टम ऑफ थर्ड पार्टी ऑडिट टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल जरूरी है। प्रदीप जी कह रहे हैं आई ओपनर है, संजय जी कह रहे हैं बहुत शानदार जबरदस्त, सुनील जी कह रहे हैं अमेजिंग, के महेश्वरी जी गुड लर्निंग, मयूर जी आए, मयूर जी मुंबई वालों क्या हालचाल, परचेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग मयूर जी। संजय जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच। सुरेंद्र जी कह रहे हैं सर आप हर बार दिल जीत लेते हो, सर आपका प्यार ही तो है। इतना प्यार है, वाइब्रेट होता है उसी में दिल, तो आपने हमारा जीत लिया है सुरेंद्र नामदेव जी। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे और डीप टॉपिक के साथ। और मैं स्पेशल ग्रेटिट्यूड देता हूं कैश फ्लो कम्युनिटी में एक पार्टिसिपेंट के द्वारा, जिन्होंने, लोग तो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, जुगमोहन ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर कर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भोपाल के कैश फ्लो कम्युनिटी के पार्टिसिपेंट है, उन्होंने मुझे बड़ा सारा कंटेंट ही व्हाट्सएप कर दिया कि जुगमोहन ये मैंने अपनी जिंदगी में ना बढ़िया बढ़िया कंटेंट इकट्ठा किया है, तो तू ले ले, तू उसको पढ़ और पूरी दुनिया में इस कंटेंट को बांट। वाह यूनिवर्स, वाह वाह, यूनिवर्स ही पूछने वाली है, यूनिवर्स ही देने वाली है। भोपाल वालों आपका शत शत नमन, क्या बढ़िया आपने कंटेंट मुझे प्रोवाइड किया, और मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ, बहुत डीप स्टडी कर रहा हूँ, उसी कंटेंट में से और 5 AM की कैश फ्लो मास्टरी वीडियो बनाऊंगा। शत शत नमन। चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय।